Welcome everyone to our channel Dr. Ujjwal Biology Classes. Today our topic is nerve impulse. We will study about its generation and conduction. तो तंत्रिका आवेग का निर्माण और संचालन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो इम्पल्स कैसे जनरेट होता है नर्व में, जो एक्सॉन होता है उसमें कैसे नर्व जनरेट होता है, आज हम लोग स्पेशली उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे एक इम्पल्स मतलब कोई भी एक फोर्स है ना, एक ड्राइविंग फोर्स, जो भी एक मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है हमारे एक्सॉन में, कैसे किस तरह के जो पोटेंशियल डेवलप होते हैं उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो लेट अस मूव ऑन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है। वी विल स्टडी टुडे अबाउट द transmission of impulse, mainly the generation, conduction, and then we'll study about the transmission of impulse. शुरू करने से पहले आज का कोटेशन देख लेते हैं। क्या है? First forget inspiration. Habit is more dependable. Habit will sustain you whether you are inspired or not. Habit will help you finish and polish your stories. Inspiration won't. Habit is persistence in practice. So you should first make a habit of what we are doing. Everything, if you are a student, beat anyone. Now, first try to make it a habit. Ultimately, success will come. नर्व इम्पल्स के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग। नर्व इम्पल्स क्या है देखिए, है ना। पहले तो हम लोग इसको रिवाइड कर लेते, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में, है ना। अक्रॉस एक्सॉन के बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है, और अक्रॉस साइनैप्स। जैसे कि नर्व के आप लोग स्ट्रक्चर जानते होंगे। ये जो स्ट्रक्चर जो मेन क्या होता है, सेल बॉडी होता है वो, फिर एक्सॉन पार्ट होता है, फिर उसका एंडिंग वाला जो सिनेप्स वाला एरिया होता है जो एक्सॉन टर्मिनल्स के पास में होता है, ठीक है। और सेल बॉडी में डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ से सिग्नल आता है। तो सिग्नल डेंड्राइट्स रिसीव करता है, फिर वो सिग्नल कैसे एक्सॉन हिलॉक के पास जमा होता है, और फिर वहाँ से फिर स्टार्ट होता है इम्पल्स, और वो कैसे एक्सॉन में ट्रैवल करते हुए सिनेप्स के द्वारा दूसरे सामने वाले न्यूरॉन या सामने वाले मसल्स में कैसे ये ट्रैवल करता है उसके बारे में। दिस इज द होल बेसिक आइडिया, ठीक है। तो इसको नर्व इम्पल्स को दो पार्ट में क्या है, एक तो है अक्रॉस एक्सॉन, एक अक्रॉस सिनेप्स। तो एक्सॉन में भी दो टाइप का एक्सॉन होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्वान, जो कि स्वान सेल अगर माइलिन शीथ सिक्रीट कर रहा है तो उसको माइलिनेटेड एक्सॉन बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है या फिर स्वान सेल ही नहीं है, तो अगर उसमें माइलिन लेयर नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। तो टुडे वी विल बी मेनली डिस्कसिंग अबाउट द माइलिनेटेड एक्सॉन। जैसे कि नर्व का आप लोग ये डायग्राम देख लीजिए, न्यूरॉन है ना, एक्चुअली दिस इज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का जो मेन डेंड्राइट्स है उससे सिग्नल रिसीव होता है, दिस इज द सेल बॉडी। और एक्सॉन हिलॉक जो होता है, दिस इज द एरिया ऑफ द एक्सॉन हिलॉक। तो ये एक्सॉन हिलॉक है, यहाँ पर इट इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, मोस्ट सेंसिटिव एरिया। और जो भी छोटे मोटे स्टिमुलस होंगे वो सब सारे होके एडअप हो जाएगा। और एक जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है, थ्रेशोल्ड मतलब कि कोई एक ऐसा लेवल जहाँ से फिर वो सिग्नल शुरू कर सके, शुरुआत हो सके सिग्नल की, तो इम्पल्स की शुरुआत हो सके, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो वैसा स्टिमुलस जो पूरा एक्यूमुलेट कहाँ पे आके होता है, एक्सॉन हिलॉक पे, है ना। जो ये हल्का सा मोटा एरिया है एक्सॉन के पास, जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। तो वहाँ से फिर कैसे इसके अंदर आयोनिक चेंजेस है ना, प्लस और नेगेटिव आयंस का कैसे चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके कारण की मूवमेंट होता है अलोंग द एक्सॉन, है ना। माइलिन है तो माइलिनेटेड, अदरवाइज अनमाइलिनेटेड। तो हम और फिर उसके बाद देन सिग्नल विल ट्रांसमिट थ्रू द सिनेप्टिक रीजन, then on it will be signal will be sent to the adjacent neuron or adjacent muscle, ठीक है। जैसे कि देखिए ये इसी को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने एक आपके लिए लाया हुआ है, सी ये क्या है, दिस इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे देखिए ये बेसिक ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं, ये न्यूरॉन है, सब न्यूरॉन है, इसमें डेंड्राइट्स निकले हुए सब एक दूसरे से कैसे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो इसको
हम लोग बेसिक आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस है, कुछ हमारे ना वोल्टेज प्रेजेंट होता है ना, कैसे करंट बिजली, कैसे बिजली की तरंगे कैसे होती है ना। करंट क्या होता है एक्चुअली, करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो कैसे इलेक्ट्रॉन या चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन में इस कैसा चीज होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब न्यूरॉन रेस्ट पोटेंशियल उसको बोलते हैं, जब रेस्ट पे होता है, रेस्ट मतलब कोई स्टिमुलस नहीं है बाहर से, कोई भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, एकदम शांति है, रिलैक्स स्टेट में है, उसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ये वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए तो समझ जाएंगे क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल मतलब कि वोल्टेज है ना, जो कि वोल्टेज क्या है, अंदर का वोल्टेज, सेल के अंदर का वोल्टेज और सेल के बाहर का वोल्टेज, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अंदर में नेगेटिव चार्ज होता है जनरली, तो उसको नेगेटिव चार्ज जनरली अप्रोक्सीमेटली एवरेज -70 मिली वोल्ट लिया जाता है, रेंज है -40 से 90 मिली वोल्ट। क्यों नेगेटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, विल बी फर्दर टॉकिंग अबाउट इट। तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव आयंस वगैरह होते हैं और फिर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, फिर कुछ स्टिमुलस आया है ना, स्टिमुलस का सिग्निफाई कर रहा है, और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड आ गया। थ्रेशोल्ड मतलब कि वो ऐसा लेवल जहाँ से फिर इम्पल्स स्टार्ट होगा। तो अगर थ्रेशोल्ड लेवल स्टिमुलस अगर आ गया तो फिर एक इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। इम्पल्स का टेक्निकल नाम भी क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट जो भी रैपिड चेंज हो रहा है ना आयंस का, इसके अंदर जो खेल होगा प्लस और निगेटिव का हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है एक्सॉन हिलॉक के पास। फिर वो एक्सॉन हिलॉक से स्लोली एक्सॉन के माध्यम से वो वेव ऑफ ये डीपोलराइजेशन बोला जाता है। तो वेव ऑफ ये जो इम्पल्स होता है ये ट्रैवल कर जाता है। सिग्नल कैसे देखिए ब्यूटीफुली कितना सुंदर तरीके से जा रहा है, और ये इसके एक्सॉन टर्मिनल्स पे पहुंच गया, एक्सॉन सिनेप्टिक नॉब के पास लास्ट में पहुंच गया। तो इस तरह का हम लोग आज अबाउट विल बी स्टडिंग। तो दो तरह का मेन है ना, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। ठीक है, माइलिनेटेड के अंदर थोड़ा सा जंप करता है ना, जिसको सॉल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं। तो इट विल अपीयर की सिग्नल इलेक्ट्रिक करंट जंप हो रहा है, तो जहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होता है वहां से वहां पे जंप होता है। ठीक है, क्योंकि नोड ऑफ रैनवियर के पास ज्यादा वोल्टेज गेटेड चैनल होता है सोडियम का। विल स्टडी अबाउट इट, डोंट वरी। फिर अनमाइलिनेटेड एक्सॉन में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसके अंदर चेंजेस आएगा, वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ये देखिए ना, जो प्लस नेगेटिव की बात कर रहे हैं, चेंजेस वगैरह, जो पॉजिटिविटी ना, अंदर की बात करी जाए, अंदर वाली जो सेल्स देख रहे हैं, अंदर की जो सेल्स आप लोग देख रहे हैं ना, अंदर जो एक्सो है, एक्सॉन के अंदर के सेल को क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं ना। तो एक्सोप्लाज्म जो नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर कैसे निगेटिव चार्ज था, पहले निगेटिविटी था, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे स्लोली मूव करते करते एक दूसरे छोर पे चला गया। यही वेव ऑफ, इसको क्या बोला जाता है, डीपोलराइजेशन। क्योंकि पहले निगेटिव में रहता है, निगेटिव को क्या पोलराइज बोलते हैं। तो नेगेटिव वाला धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए कैसे धीरे धीरे देखिए, नेगेटिव है अंदर, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव वाला आयंस फिर मूव करते जा रहे हैं, चल करते जा रहे हैं, फिर मूव करते करते एक दूसरे छोर पे चले जाते हैं। तो इसी को इम्पल्स बोला जाता है। चलिए जानते हैं हम लोग इसके बारे में अच्छे से। तो कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि पोलराइज स्टेट में होते हैं। जनरली बात किया जाए तो ऑल लिविंग सेल्स जितने सब भी पोलराइज स्टेट में होते हैं, बट किन्हीं सेल्स के पास कैपेसिटी होता है कि जो अंदर उसके अंदर का जो निगेटिविटी है, अपने अंदर का जो निगेटिविटी है उसको हटा सकते हैं, है ना। अपने अंदर का निगेटिविटी हटाना चाहिए ना। तो कौन कौन सेल हटा सकते हैं, जो सेल्स एक्साइटेबल है, यानी कि वो उसके अंदर क्या आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं और मसल सेल्स। जो 3 मसल सेल्स है ना, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। तो ये 3 मसल और न्यूरॉन, तो 4 टाइप के सेल हो गए। इन्हीं के पास कैपेसिटी होता है कि ये अपने निगेटिव जो स्टेट होता है, जो सेल साइटोप्लाज्म जो होता है ना, पढ़े हैं ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर निगेटिव चार्ज होता है सारे सेल्स के अंदर, बट कुछ सेल्स के पास कैपेसिटी होता है कि इन निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव कैसे बढ़ता है, अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डीपोलराइज स्टेट। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा, जो न्यूरल मेम्ब्रेन है, जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है या न्यूरल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे कैसे डिफरेंट वेरियस चैनल्स लोकेटेड होते हैं, कैसे
उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैनल्स क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। चलिए आइए जानते हैं उसके बारे में। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये बाइलिपिड लेयर, इससे सभी लोग वाकिफ होंगे। जो सेल मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है, अगर नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन जो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होता है। फॉस्फोलिपिड ये दो तरह का लेयर बना होता है, बाई फॉस्फोलिपिड लेयर प्रेजेंट होता है और उसके अंदर बाहर की तरफ क्या होता है, जो हाइड्रो जो पोलर रीजन होता है और अंदर वाला रीजन नॉन पोलर रहता है। तो पोलर वाला क्या होता है, अंदर की बात अगर किया जाए तो लाइपोफिलिक होता है, लिपिड लविंग होता है। बाहर वाला हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। तो या बट इसके कारण अंदर जो लिपिड कंटेंट है, इसके कारण कोई भी आयंस जो चार्ज्ड आयंस होते हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयंस, तो ये सब का मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो इनको मूवमेंट करने का एकमात्र रास्ता बच जाता है। उस रास्ते को क्या बोलते हैं? इसके बीच बहुत सारे प्रोटीन्स बन जो रहते हैं। कुछ प्रोटीन, जरूरी नहीं है कि सारे प्रोटीन्स के बीच में पोर हो, गैप हो, चैनल हो। जिसके पास चैनल हो, गैप होता है, जो गुफा बना रहता है, तो गुफा वाले को क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन। तो इन्हीं चैनल प्रोटीन से हम लोगों को मतलब है, जो कि आयंस का आदान प्रदान कर सके। यानी कि ये सेल के अंदर का ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बाहर वाला एरिया है। तो अंदर बाहर, अंदर भीतर जो मूवमेंट करा सके, वैसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक तो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन, है ना। प्रोटीन ऐसा बोला जाता है ना, प्रोटीन इट फ्लोट्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। तो प्रोटीन रहता है और बाइलिपिड लेयर रहता है। तो जिन प्रोटीन्स के बीच में गैप होता है, गुफा बना होता है, पोर रहता है, उनको चैनल प्रोटीन बोलते हैं। दे आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन को जोड़ता है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इन्हीं प्रोटीन्स के द्वारा हमारे आयन, सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, सो दे मूव। तो इनको आयन चैनल्स भी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज आयन चैनल। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स। कौन कौन से आयन चैनल्स है उसके बारे में जान लीजिए। 4 टाइप्स है। पहले नाम जान लीजिए क्या क्या होता है, याद कर लीजिए। मैकेनिकली गेटेड होता है, जो कि मैकेनिकल मतलब टच, पेन, प्रेशर, उसके चेंजेस पे वो खुलेगा, बंद होगा। ठीक है। वोल्टेज में अगर जो सेल के अंदर वोल्टेज कुछ चेंजेस होगा, वोल्टेज चेंज होगा, तो वो तब वो खुलेगा, बंद होगा। लीकेज क्या होता है? वो जनरली खुला ही रहता है। ज्यादातर इसके अंदर पोटेशियम लीकेज चैनल ज्यादा होता है, न्यूरॉन्स की अगर बात की जाए तो, या जो भी मसल्स की बात की जाए तो लीकेज गेटेड चैनल्स ज्यादा होते हैं पोटेशियम वाले। तो विल स्टडी अबाउट दैट। और फिर चौथा टाइप क्या है? लाइगेंड गेटेड। लाइगेंड मतलब कि कोई केमिकल से अगर स्टिमुलस में केमिकल आके अगर कोई अटैच हो गया उस हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तब वो खुलता और बंद होता है, तब वो किसी आयन को आने या जाने देगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? मैकेनिकली गेटेड चैनल। क्या है? मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैकेनिकली गेटेड चैनल का मतलब क्या समझ रहे हैं? मैकेनिकल कोई चेंजेस होगा, जैसे कि सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन 4 टाइप हो सकते हैं। पहला वाला हम लोग देख रहे हैं, मैकेनिकली गेटेड चैनल। सपोज शुरू में ये क्लोज है, लिखा हुआ है यहाँ पे ना, मैकेनिकली गेटेड चैनल क्लोज है, तो ना ही सोडियम, कैल्शियम जो भी है या जो भी आयंस है वो इसमें नहीं आ पाएंगे। बट कुछ टच हुआ, प्रेशर है ना, कुछ यहाँ पे कुछ इस नियर बाय एरिया में ना कुछ टच हुआ, पेन हुआ, प्रेशर हुआ, या फिर ऑडियो वेव हुआ, कोई भी रिसेप्टर्स, कोई भी चेंजेस हुआ, स्टिमुलस कोई भी चीज, बाहर के इन्वायरमेंट या अंदर के इन्वायरमेंट के कारण सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आया उसमें टच का, तो वो उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन चेंज हो गया, मैकेनिकली गेटेड चैनल, गेट बना हुआ था ना, गेट बना के रखा, दरवाजा खुल गया, लो भाई खुल गया, आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ। तो मान लो 2 टाइप के होंगे, एक तो पोटेशियम वाले मैकेनिकली गेटेड चैनल और एक होते जनरली सोडियम वाले मैकेनिकली गेटेड चैनल। तो अगर सोडियम वाले खोलेंगे तो सोडियम आयंस को आने देंगे, पोटेशियम वाले खोलेंगे तो पोटेशियम वाले को आने देंगे। तो दिस इज अबाउट मैकेनिकली गेटेड channel. When a mechanical change occurs in the surrounding tissue such as touch, pressure or stretch, channel is physically opened and ions can move through the channel down their concentration gradient. इधर concentration होगा
ज्यादा, यानी इधर अगर ज्यादा आयंस है तो वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। सिमिलरली वोल्टेज गेटेड चैनल, सेकंड क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल, नाम में ही छुपा हुआ है काम, क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल, मतलब कि वोल्टेज चेन होगा तभी भाई गेट खुलेगा। ठीक है। जब सपोज इसका दूसरा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, सबको अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर दे दिया गया, जैसे इसमें चेन जैसा बॉल जैसा बना दिया गया है, तो इसको बंद है अभी। ठीक है। फिर सडनली जब मान लो ये वोल्टेज यहाँ है ना, कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ वोल्टेज चेंज हुआ, कुछ आयन मान लो कुछ पॉजिटिव आयंस उसके अंदर आ गया, जिसके कारण कि इसके अंदर चेंजेस आ गया। ठीक है। तो चेंज हो गया तो इसके अंदर ये ओपन अप हो जाएगा, फिर वो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा। तो जो भी सपोज पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है तो पोटेशियम आयंस अंदर बाहर हो जाएंगे, अगर सोडियम है तो सोडियम वाले बाहर भीतर हो जाएंगे। तो ये अबाउट वोल्टेज गेटेड चैनल। सिमिलरली लीकेज चैनल होता है, लीकेज मतलब लीक करते रहता है बेचारा, है ना, पानी कैसे लीक करते रहता है, पाइप में से फटा उटा रहता है। तो ये इसमें ज़्यादा दिमाग वाला चीज़ नहीं है ना, जिसमें कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा होगा जिधर आयंस का, उसके तरफ से वो कम कंसंट्रेशन की तरफ, कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ लीक करते रहेंगे। तो इसमें जनरली पोटेशियम लीकी चैनल और सोडियम लीकी चैनल टाइप होते हैं। बट बात किया जाए न्यूरोनल मेम्ब्रेन की, एक्सोनल मेम्ब्रेन की, तो उसमें पोटेशियम लीकी चैनल्स ज़्यादा होते हैं। इट इज़ मोर इन नंबर, तो दीज आर मोर इन नंबर। ठीक है। फिर चौथा क्या है, लाइगेंड गेटेड चैनल। लाइगेंड मतलब कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी मॉलिक्यूल से रिलेटेड वर्ड। ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल कोई भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से अगर अटैच हो जाएगा, सपोज जैसे एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो अगर कोई भी ये जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि रिसेप्टर हो गया, इससे अगर अटैच हो गया, जैसे कि रेड कलर का बना हुआ है, इसके अंदर देखिए अटैच हो गया, पहले क्लोज था, ये देखिए कोई गैप नहीं इसमें, बढ़िया से मस्त क्लोज एकदम बिंदास। ठीक है। फिर इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर से अटैच हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो गया इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से, जो उसके अंदर चैनल जो था, जो पोर था वो ओपन अप हो गया, फिर आयंस मूव कर रहे हैं, और जहाँ ग्रेडियंट के अनुसार जहाँ पे ज़्यादा है ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो दिस इज अबाउट लाइगेंड गेटेड चैनल। चलिए फिर हम लोग अब चलिए पहला पढ़ेंगे, हम लोग 3 टाइप पढ़े ना, एक माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड और साइनैप्स। इनमें नर्व कंडक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला वी विल स्टडी अबाउट कैसे अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, कैसे अनमाइलिनेटेड एक्सॉन में नर्व का कंडक्शन होगा। ठीक है। तो ओरल अल्सर हो गया है टंग पे, इसीलिए थोड़ा बोलने में डिफिकल्टी आ रही है, कोई बात नहीं। चलिए, नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन कैसे होता है अनमाइलिनेटेड फाइबर्स में। हम लोगों ने देखा आयन चैनल्स है जो कि मेंटेन कराते हैं कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसके कारण कोई नेट नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव होता है अंदर, उसके बारे में जानेंगे ना, जो कि उसके अंदर वोल्टेज डिफरेंस कैसे बनता है, जो भी पॉजिटिव के कहीं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मेम्ब्रेन के अक्रॉस रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज डिफरेंस बन जाएगा, इसी को मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है। तो नेगेटिव होता है, जनरली देखा गया है कि वैल्यू कितना होता है, -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। एवरेज क्या हो गया, 40 से 90 मिली वोल्ट रिलेटिव टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात किया जाए तो वो 0 मान लिया गया, तो ये वाला क्या है, -70 मिली वोल्ट। तो -70 मिली वोल्ट को RMP बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब कि जब मेम्ब्रेन रेस्ट कर रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, अगर कोई माइक्रो इलेक्ट्रोड इंसर्ट करके इसका मेजरमेंट वोल्टामीटर से नापा गया, नापेंगे तो हम लोग को पता चलेगा उसका वैल्यू कितना है, -70 वोल्ट, यानी कि बहुत नेगेटिव वैल्यू उसके अंदर है। तो उसके अंदर इसी नेगेटिविटी के कारण इसको क्या बोला जाता है, पोलराइज्ड। तो ये सेल कैसा हो गया, पोलराइज्ड, नेगेटिव चार्ज है अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, पोलराइज्ड। तो इसके कारण क्या है, मुख्यतः 3 कारण है, 3 रीजंस। ठीक है। एक नाम का एक पंप होता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ लोकेटेड होता है, वही सेल मेम्ब्रेन में ही लोकेटेड होता है। ये भी एक टाइप का क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जिसमें कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, एटीपी के
मदद से एनर्जी लगता है, इसको एनर्जी लगता है सोडियम और पोटेशियम को मूव कराने में। तो ये एक तरफा व्यवहार कराता है, सोडियम को बाहर फेंक देता है और पोटेशियम को अंदर ले लेता है, जिसके कारण सोडियम बाहर ज़्यादा सोडियम आयंस हो जाते हैं, अंदर पोटेशियम आयन। तो बाहर ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, अंदर रिलेटिवली सोडियम आयंस जो होते हैं वो कम ज़्यादा संख्या होती है। तो उसको निगेटिविटी कौन प्रदान करेगा? फॉस्फेट आयंस और अमाइनो एसिड। तो अंदर जो निगेटिव आयंस होते हैं सेल के अंदर, उसमें क्या होते हैं? निगेटिव। सपोज ये ऐसा सेल है ना, तो इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिविटी चार्ज है, वो किसके कारण हो रहा है? एक तो बाहर पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा होते हैं और अंदर बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, बट कुछ लीकी चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल से पोटेशियम बाहर निकल जाता है। ये वाला कौन कराता है? कोई सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो लीकी चैनल्स कुछ बाहर निकल जाते हैं, पोटेशियम लीक हो जाता है, फिर कुछ वापस भी आ जाते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है पोटेशियम। तो सोडियम बाहर ही रह जाता है। सोडियम क्योंकि सोडियम लीकी चैनल्स कम होते हैं, तो सोडियम बाहर ही बेचारा रह जाता है ज़्यादा। सोडियम लीकी चैनल ज़्यादातर क्लोज ही होते हैं और उसकी संख्या भी बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो भी खेला कर रहा है वो पोटेशियम आयंस कर रहा है, थोड़ा बहुत अंदर बाहर गया पहले, थोड़ा बहुत फिर अंदर आ गया, तो कुछ अपना इक्विलिब्रियम बना लिया पोटेशियम आयंस। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव आयंस जो फॉस्फेट आयंस जैसे प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट हो गया है ना, अमाइनो एसिड्स होंगे, ये सब नेगेटिव आयंस होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये इसके कारण निगेटिविटी और अंदर प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा जैसे कि ना रेस्ट पे होता है, तो दे आर मोर परमेबल टू पोटेशियम। पोटेशियम लीकी जो चैनल है ये इसके ज़्यादा परमेबल होता है, तो सोडियम बाहर रह जाता है, थोड़ा बहुत अंदर भीतर पोटेशियम कर पाता है। ठीक है, इसको और हम लोग डिटेल में एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द न्यूरोनल मेम्ब्रेन व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट। उसका वैल्यू क्या होता है? -70 मिली वोल्ट। ठीक है, चलिए सोडियम पोटेशियम पंप को देखिए कैसा क्या काम करता है। सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा हमने ना, एक वन ऑफ द रीजन है जो कि नेगेटिव चार्ज प्रदान करता है। तो नेगेटिव कैसे करेगा देखिए, बाहर ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और बाहर सोडियम आयंस और नीचे पोटेशियम आयंस वगैरह हैं ना। बाहर भी पोटेशियम आयंस, ऐसा नहीं है, अंदर दोनों बाहर, अंदर बाहर भीतर दोनों हैं, दोनों मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 सोडियम आयन आया, 3 सोडियम आयंस को किस तरह वो एटीपी लिया, एनर्जी एटीपी जुटा, फिर एटीपी के जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो टूटेंगे, फॉस्फेट बॉन्ड से एनर्जी मिलेगा, उस एनर्जी से ताकत गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा तो तीनों सोडियम आयंस को क्या फेंक देगा? बाहर फेंक देगा। कहाँ बाहर? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो 3 सोडियम आयंस देखिए कैसे ये मूव करते हुए 1 2 3 सोडियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये मूव आउट हो जाएंगे आफ्टर गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। ठीक है, फिर जब जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये तीनों बाहर हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट जो पोटेशियम आयंस है, उनको 2 पोटेशियम आयंस को ये फिर अटैच हो जाएगा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से, और फिर वो वापस इन्हीं 2 पोटेशियम प्रोटीन्स को अंदर भेज देगा साइटोप्लाज्म में। यानी कि क्या करता है इसका फंक्शन? नोकिया है ना, नोकिया मोबाइल आता था ना पहले, अब भी आता है, अब भी थोड़ा, तो नोकिया से याद कर सकते हैं। नोकिया से एन क्या है? एन है सोडियम आयंस और ओ से क्या है? आउट। तो सोडियम आयंस को आउट कर देगा कितना? 3 सोडियम। 3 सोडियम आयंस आउट चला जाएंगे और पोटेशियम आयंस इन हो जाएंगे। जो पोटेशियम आयंस जनरली कितने? 2 पोटेशियम आयंस। 2 पोटेशियम आयंस आई से क्या हो गया? इन, तो पोटेशियम आयंस अंदर हो जाएंगे। और ए से क्या है? एटीपी। एटीपी इसमें यूज होता है, तो एनर्जी इसमें बहुत रिक्वायर्ड होता है सोडियम पोटेशियम पंप को वर्क करने के लिए, जो कि लोकेटेड होता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, 3 सोडियम आयन बाहर फेंकेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और 2 पोटेशियम आयन अंदर भेजेगा। ठीक है, तो और एक और बात करें तो देखिए सोडियम आयन बाहर है और फिर पोटेशियम आयन अंदर है, और इनर जो इन्वायरमेंट है वो निगेटिव हो जाता है। निगेटिव होता है जो मैंने बताया, किसके कारण? कुछ अमाइनो एसिड्स हो गया, फॉस्फेट आयंस हो गया, इन सब के कारण क्या होता है? निगेटिव इन्वायरमेंट अंदर सेल के अंदर आ जाता है ना। किसी भी पोलराइज सेल की बात हो रही है, ठीक है, न्यूरॉन हो गया और जो
हमारे जो और भी एक्साइटेबल सेल्स होते हैं उनके पास कैपेसिटी होता है इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए। अदरवाइज दुनिया में जितने सारे सेल्स हैं सब पोलराइज स्टेट होता है, दे हैव ऑल पोलैरिटी एंड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो बाहर के इन्वायरमेंट में क्या है, पॉजिटिविटी ज्यादा है। कौन है, सोडियम आयंस ज्यादा है, सोडियम आयंस ज्यादा है, सोडियम आयंस इधर ज्यादा है। और यहाँ पे जो इसी के कारण एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और एक और चीज प्रदान करने वाला कौन है कारण, सोडियम पोटेशियम पंप है ना। सोडियम पोटेशियम पंप पे जो इतना सारा सोडियम आयन बाहर फेंक दिया, ये रहा देखिए सोडियम पोटेशियम आयन, और अंदर क्या रहता है, कुछ पोटेशियम, बहुत सारे पोटेशियम आयन एकदम रिच हो जाता है। तो इसी को थोड़ा बैलेंस करने के लिए लीकी चैनल है ना, लीक चैनल या इनवर्ड रेक्टिफायर है ना, इनवर्ड रेक्टिफायर चैनल, रेक्टिफायर मतलब कि करेक्शन, तो इनवर्ड रेक्टिफायर चैनल होता है जिसको पोटेशियम लीक चैनल बोलते हैं। वो बहुत सारी संख्या में प्रेजेंट होते हैं, तो जिसके कारण की पोटेशियम क्या होता है, बाहर चला जाता है, कुछ पोटेशियम लीक करके बाहर चला जाता है। लीक करके जब बाहर चला जाता है तो उसके साथ एनायन जो होता है अपने पोटेशियम एनायन के साथ कंबाइन रहता है, तो बेचारा पोटेशियम तो बाहर चला गया, बट इसके जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी पे किसको छोड़ आया, एन आयन को, किसको छोड़ आया पेरीफेरी में, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ पेरीफेरी में एन आयन छूट गया, इधर एन आयन बच गया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे जैसे कि सपोज अगर सेल ऐसे बनाएंगे, सेल बनाए, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या सब बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, और बाहर तो ऑलरेडी बहुत सारा पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, तो जिसके कारण पेरिफेरी पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो याद रखना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नाम ही मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस इसमें निगेटिविटी प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन के अक्रॉस इसमें नेगेटिव पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसका वैल्यू कितना होता है, एवरेज वैल्यू -70 मिली वोल्ट, तो ये दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब बहुत हो गया, आप समझ गए। मैंने अपना रेस्ट कर रहा, बहुत आराम कर रहा था, रिलैक्स कंडीशन में। अब आएगा स्टिमुलस, जैसे कि सपोज आप हम लोग ऐसे हैं ना, कोई टच कर रहा, मूव कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्रेडेड पोटेंशियल इज ए स्मॉल डिविएशन फ्रॉम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तीन टाइप के जो कार्डियक मसल हो गए, स्मूथ मसल हो गए और स्केलेटल मसल, तीन टाइप के जो मसल्स होते हैं और एक न्यूरॉन, तो ये चार टाइप के जो 4 सेल्स होंगे, ये चार टाइप के 4 सेल टाइप्स, इन्हीं के पास कैपेसिटी होता है कि अपना जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो निगेटिविटी है, निगेटिविटी को थोड़ा वो कम करके टुवर्ड्स दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइज। तो उनके पास कैपेसिटी होता है अपना पोलराइजेशन को कम कर देने का, तो वी कॉल दैट कैपेसिटी डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन से अगर की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर डिविएशन हुआ, थोड़ा सा अगर पॉजिटिविटी हुआ, तो उसको इट इज कॉल्ड एज ग्रेडेड पोटेंशियल। अगर स्टिमुलस थोड़ा सा कम है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेडेड पोटेंशियल। इन्हीं ग्रेडेड पोटेंशियल का एक्युमुलेशन हो जाएगा एक्सॉन हिलॉक पे, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द एक्सॉन, और वहां पे फिर वो इंपल्स जनरेट हो जाता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल, जो यानी कि ज्यादा आयंस का ज्यादा रैपिड चेंजेस है ना। अगर आयंस का रैपिड चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, एक्शन पोटेंशियल। अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्रेडेड पोटेंशियल। थोड़े बहुत आयंस, जैसे कि अगर मैकेनिकल स्टिमुलस डेवलप, मैकेनिकल स्टिमुलस वगैरह, टच है, पेन है, सपोज ऐसे कोई हैंड है, इसको टच कर दिया, हल्का सा टच किए, तो यहाँ से हमको फील होगा ना, तो एक करंट सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन को, फिर ब्रेन अपना एनालाइज करेगा, अरे किसने टच किया, कुछ टच किया, हाथ हटाना है, हैंड शेक करना है, क्या करना है, फिर ब्रेन एनालाइज करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनालाइज करेगा, फिर वो सिग्नल सेंड करेगा और अपने मसल्स को सिग्नल सेंड करेगा और वो अकॉर्डिंगली मूवमेंट करवाएगा। तो ये सब जो सिग्नल आ रहा और जा रहा है, तो उसके बारे में उसको क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स। तो अगर स्मॉल, वेरी स्मॉल है तो हमारा विच विल नॉट फील एनीथिंग, तो उसको उसमें क्या चेंजेस आते हैं, सोडियम आयंस अंदर आएंगे, किसमें अंदर आएंगे, जो मेम्ब्रेन होता है उसमें सोडियम आयंस अंदर आएंगे, कोई भी मैकेनिकली गेटेड चैनल खुल जाता है उसमें। ठीक है, मैकेनिकली गेटेड चैनल खुल जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर स्टिमुलस रहा तो थोड़ा सा मैकेनिकली गेटेड चैनल बहुत कम खुलेंगे, तो थोड़ा बहुत सोडियम आएगा,
थोड़ा सा सोडियम आएगा तो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल डिविएशन, स्मॉल डिविएशन को क्या बोलेंगे, ग्रेडेड पोटेंशियल। यही अगर थोड़ा थोड़ा जमा होकर थोड़ा सा एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा, ग्रेडेड पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। जैसे कि हम लोग ये फेल्ड इनिशिएशन ये डायग्राम में देख रहे हैं ना, अगर बहुत थोड़ा सा माइनस नेगेटिविटी कितना है, नेगेटिविटी -70 वोल्ट का नेगेटिविटी है, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, थोड़ा सा मान लीजिए कि -70 से -65 तक गया, -65 तक गया, माइनस थोड़ा सा और फिर स्टिमुलस और मिला तो -65 से और मतलब कि 55 की तरफ पहुंच गया। तो -65 से -55 की तरफ जैसे पहुंच गया तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच हो गया। तो अगर -65 पे जब पहुंचा था तो थोड़ा सा चेंजेस हुआ, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा सोडियम आयंस अंदर आया, ठीक है। इसको मैं आप डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी समझ में आता है, ठीक है, क्या है। देखिए ये है हमारा डेंड्राइट वाला एरिया, ठीक है, मैं डेंड्राइट वाला एरिया पहले बना दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। और दिस इज द एक्सॉन, यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक पे ये जमा होता है, ठीक है। मैं डेंड्राइट को ज़्यादा मैंने एलोंगेट करके नहीं दिखाया है, फिर भी आप समझ जाइए, ठीक है। सपोज यहाँ पे इस रिसेप्टर ये एरिया में ये कोई सपोज कॉकरोच या कोई कुछ भी चीज़ या कोई भी चीज़ टच किया है ना, यानी फ्लाई या मॉस्किटो कुछ भी यहाँ पे अगर टच किया, ठीक है, तो ये वाला एरिया के अंदर कुछ मैकेनिकली गेटेड चैनल जो होते हैं, सपोज इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। देखिए मैकेनिकली गेटेड चैनल, जो मैकेनिकली गेटेड चैनल है ना, जो भी टच पेन रिसेप्टर से जो कि खुल जाते हैं, तो ये खुलते ही इसके अंदर थोड़ा सा सोडियम आयंस अंदर आएगा, सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल ओपन अप हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत सा ओपन हुआ तो यानी कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव आयंस इसके अंदर आया। तो ऑलरेडी अगर इसका यहाँ पे अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ठीक है, ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने -70 बनाया, ये बेसिक जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसका है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस आया तो ये यहाँ तक गया, फिर सोडियम आयन अंदर आए थे, फिर सपोज वापस से मैं ग्रीन कलर से पोटेशियम को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो वापस से पोटेशियम आयंस फिर बाहर चले गए, कुछ पोटेशियम आयंस उसके बदले बाहर चले गए। तो अगर तुरंत बाहर चले गए तो मतलब कि इसके अंदर थोड़ा सा सोडियम आया और फिर पोटेशियम बाहर चला गया, तो ये भाई उतना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे नहीं पहुंच पाया। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना होता है, -55 मिली वोल्ट। तो -55 मिली वोल्ट क्या होता है, थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब तक नहीं आएगा तब तक एक्शन पोटेंशियल या फिर इम्पल्स जो भी सिग्नल बोलते हैं वो जनरेट नहीं हो पाता है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को पहुंचने के लिए बहुत सारा मैकेनिकली गेटेड चैनल ओपन होना चाहिए, तो थोड़ा सा और ज़्यादा मैकेनिकल चेंजेस इसमें आएगा तो सोडियम वाले और भी बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा, तो सोडियम आयंस, बहुत सारा सोडियम आयंस और अंदर आ जाएगा। सोडियम आयंस जितना ज़्यादा आएंगे तो थोड़ा सा और मूवमेंट होगा। तो सोडियम आयन इतना, अगर सोडियम आयंस अंदर आ गया तो पॉजिटिविटी और ज़्यादा आ गया, पॉजिटिविटी इतना आ गया कि इट पहुंच गया कहाँ पे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे। अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच गया फिर तो वो रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मदद मिल जाएगा वोल्टेज गेटेड चैनल से। किससे मदद मिल जाएगा? वोल्टेज गेटेड चैनल से। तो वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। रेड कलर से मैं क्या बना दिया हूँ, वोल्टेज गेटेड चैनल। तो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने की वजह से बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर आ गए, बहुत सारे सोडियम आयंस, मिलियंस ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन अप हो गए। मिलियंस ऑफ वोल्टेज ऑफ सोडियम गेटेड चैनल में आयंस, सोडियम आयन अंदर आ गए, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गया। तो पॉजिटिविटी होते गया, चढ़ते गया, चलते गया, पॉजिटिविटी जा रहा है, फिर वो एक तरफ पे 0 पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही 0 पे पहुंच गया, 0 वोल्ट है ना, ये मिली वोल्ट में बना हुआ है, तो 0 मिली वोल्ट पे पहुंच गया तो उसको क्या बोला जाएगा? डीपोलराइज हो गया। ठीक है, यहाँ से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, एकदम 0 हो गया और फिर वो 0 से थोड़ा सा ओवरशूट कर जाता है। क्या कर जाता है? ओवरशूट मतलब कि कुछ
एंड पे पहुंच जाता है, एक लिमिट पहुंच जाता है। लिमिट जनरली क्या होता है, -30 मिली वोल्ट, -30 मिली वोल्ट। तो ये ओवरशूट कर जाता है। ओवरशूट करने के बाद बस उसका बस अब काम खत्म हो जाता है। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल अब बंद हो जाएंगे, इट विल गेट नाउ क्लोज्ड। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड क्लोज हो जाएंगे। अब बारी किसकी होती है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स मान लीजिए ओपन अप हो गए। वोल्टेज गेटेड, मैं यहीं पे बना देता हूं, ठीक है। सपोज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन अप हो गए। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन अप होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अंदर जो पोटेशियम आयंस थे, अंदर जो पोटेशियम आयंस होंगे दे विल मूव आउट। पोटेशियम आयंस क्या होंगे, मूव आउट हो जाएंगे। तो अब बारी किसका आएगा, जब एक लिमिट रीच हो गया ना -30 वोल्ट, सॉरी +30 वोल्ट, +30 वोल्ट का जब एक लिमिट रीच हो गया तो उसके बाद पोटेशियम वाले वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे। जो पोटेशियम वाले वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे तो फिर अंदर का पॉजिटिविटी कम होने लगेगा, तो वापस से वो नेगेटिव की तरफ भागने लगेगा। तो ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाने लगेगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो एक जो बेसिक ड्रॉ करेंगे 70 का, -70 मिली वोल्ट का, तो इतना बहुत ज़्यादा देर तक खुला रह जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक खुला रह जाता है पोटेशियम गेटेड चैनल। पोटेशियम जो चैनल होते हैं, पोटेशियम आयंस जो होते हैं बहुत देर तक खुला रह जाते हैं। तो पोटेशियम आयंस ये बाहर जा रहे हैं ना। वोल्टेज गेटेड जो चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, वो ज़्यादा देर तक ओपन रह जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्लोज होते हैं। इनका नेचर ही है कि अगर एक बार खुल गया तो ज़्यादा देर तक खुले रह जाते हैं, फिर धीरे धीरे स्लोली थोड़ी देर के बाद बंद होते हैं। इतना देर पे बाद बंद होने के कारण इसमें ज़्यादा निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाता है। तो उस निगेटिविटी को क्या, -90 मिली वोल्ट तक चला जाता है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको हाइपर पोलराइजेशन, इट इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। फिर वापस से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच जाएगा। नाउ अगेन इट विल वेट फॉर अनदर स्टिमुलस, स्टिमुलस का वेट करेगा, तभी दूसरा इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। तो जब ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रहा है ना, उस एरिया में सेकंड स्टिमुलस कितना भी दे दीजिए नहीं काम करेगा, ठीक है। स्पेशली तो इस एरिया में तो एकदम नहीं काम करेगा, डीपोलराइजेशन वाला में। तो उसको रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, छोटा मोटा रहा तो ग्रेडेड पोटेंशियल बोला जाएगा, दे आर कॉल्ड एज ग्रेडेड पोटेंशियल, या फिर फेल्ड स्टिमुलेशंस। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का कारण क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल गए और सोडियम अंदर आ गए। सोडियम विल कम इनसाइड द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए। फिर उसके बाद एक रीच हो जाता है ना। तो ये रैपिड चेंज को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल दो पार्ट का होता है, एक तो डीपोलराइजेशन हो गया और दूसरा क्या होता है, रीपोलराइजेशन। दूसरा क्या होता है, रीपोलराइजेशन। तो दिस वाला, ये वाला क्या है, रीपोलराइजेशन, ठीक है। और दिस वाज द बेसिक जो आरएमपी था, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो क्या था, पोलराइज्ड स्टेट था। तो पोलराइज्ड स्टेट, तो पहले पोलराइज्ड स्टेट से पॉजिटिव की तरफ गया तो डीपोलराइजेशन बोलेंगे, फिर वापस से पोलराइज्ड के तरफ आ गया तो रीपोलराइजेशन बोला जाएगा। और कुछ ज्यादा ही अगर निगेटिव हो गया तो इसको क्या बोला जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। इट इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। तो ये बेसिक टोटल है अबाउट द एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, दो टाइप का, इट इज अ रैपिड सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए। साइट ए, अगर न्यूरॉन की बात की, एनसीईआरटी की डायग्राम है ये, साइट ए में जो चेंजेस हो रहा है, जैसे कि अंदर पॉजिटिव आयंस, मतलब बहुत सारा सोडियम आया गया, अंदर सोडियम आयंस आ गए हैं बहुत सारे पॉजिटिव, तो सोडियम आयंस इन है ना, सोडियम आयन अंदर आ गए हैं। तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। इसमें क्या हो गया है, डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर डीपोलराइजेशन हो गया, फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन होगा। तो दो फेजेस होता है एक्शन पोटेंशियल में, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल का मेनली दो फेज है। फर्स्ट फेज इज
called as depolarization, second phase is called as repolarization. ठीक है, डिपोलराइजेशन में जो मैक्सिमम जो यहाँ पे जीरो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ओवरशूट. ओवरशूट मतलब कि निगेटिव से जो जीरो है यहाँ पे 0 मिली वोल्ट से जो ऊपर हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा, ओवरशूट. और वापस से रिपोलराइजेशन हो रहा है. रिपोलराइजेशन का कारण क्या है, पोटेशियम आयंस का बाहर जाना. डिपोलराइजेशन का क्या कारण है, सोडियम आयंस का अंदर आना. यही याद रखिए, बस यही काफी. इतना सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया डिपोलराइजेशन, पोटेशियम का बाहर चला गया रिपोलराइजेशन साइटोप्लाज्म से, तो रिपोलराइजेशन. और कुछ ज्यादा ही पोटेशियम बाहर चला गया ना, एक्सेस है ना, एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर चला गया, एक्स्ट्रा पोटेशियम तो आउट हो गया, तो इसके कारण हाइपर पोलराइजेशन हो गया. तो यही आपको याद रखना है. और ये सब मिली सेकंड में हो रहा है, बहुत एकदम मिली सेकंड्स में वर्क कर रहे हैं. तो डिपोलराइज्ड हुआ तो इट कैन रीच अप टू -40 या -30 मिली वोल्ट. सोडियम आयंस खुल गए, सोडियम आयन चैनल देखिए, सोडियम आयन चैनल दिखाया गया है. सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो गए हैं, सोडियम आयन चैनल हो गए, जिसके कारण कि सोडियम अंदर आ रहा है. बहुत सारा सोडियम अंदर आ जाएगा, सोडियम बहुत सारा अंदर आ गया, जिसके कारण कि डिपोलराइजेशन होगा. ठीक है, अब इसमें समझिए, जैसे कि डिपोलराइजेशन हो गया, सपोज ये साइड ए था, है ना, इस एक्सॉन का ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये साइड ए है और ये वाला साइड बी है. ठीक है, ये वाला सेगमेंट है. ठीक है, साइड ए सेगमेंट है, इसमें अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम अंदर बहुत सारा है. अब यही सोडियम जो ये मूव करते हुए बगल वाले साइड बी पे चला जाएगा, तो साइड बी में यहाँ पे भी वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आ जाएगा, यहाँ भी डिपोलराइजेशन आएगा. ठीक है, फिर ये यहाँ मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करते जाएगा, फिर अपने एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक जो एरिया है एक्सॉन टर्मिनल का, वहाँ पे पहुंच जाएगा. फिर वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट द साइनैप्स. ठीक है, तो इस तरह देखिए, एक और डायग्राम ब्यूटीफुली बना हुआ है. देखिए जैसे कि एक्सॉन है, इसके अंदर कैसे मूव कर रहा है. डिपोलराइज स्टेट आया, डिपोलराइजेशन वाला जो वेव है वो मूव करता जा रहा है आगे, और उस अपने पीछे क्या रिपोलराइजेशन का वेव छोड़ता जा रहा है. ठीक है, डिपोलराइजेशन आगे बढ़ता जा रहा है, अपने पीछे रिपोलराइजेशन का छोड़ता जा रहा है. फिर वापस जो रिपोलराइज था वो वापस से रिपोलराइजेशन के बाद क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन आ जाएगा, आरएमपी वापस आ जाएगा, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आ जाएगा. तो इस तरह पूरा एक वेव के फॉर्म में सिग्नल मूव करता हुआ एक छोर से एक एक्सॉन हिलॉक से एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाता है. ठीक है, तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय ए वेव ऑफ रिपोलराइजेशन. ठीक है, यानी कि एक सेगमेंट में पीछे रहेगा ना, वेव ऑफ रिपोलराइजेशन पीछे रहेगा वेव ऑफ डिपोलराइजेशन से एक सेगमेंट से. ठीक है, एक एक सेगमेंट करके मूव करता जाता है. ठीक है, सबसे आगे क्या रहेगा, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, उसके पीछे पीछे तुम आगे चलो भाई, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे. तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन पॉजिटिविटी पहुंच जाएगा, आगे चलते जाएगा. इस तरह नीचे में एक करंट डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से डेवलप हो जाता है. ठीक है, अंदर में एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप है, उसको सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए बाहर में भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. चलिए फिर क्या है, रिपोलराइजेशन, है ना. जैसे कि डिपोलराइजेशन तो पढ़ ही लिए ना. रिपोलराइजेशन क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन बाहर चल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रिपोलराइजेशन. जो पोटेशियम चैनल्स है वो ओपन अप हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल्स के ओपन होने के कारण बहुत सारा पोटेशियम आयंस बाहर हो जाता है, बहुत सारा पोटेशियम आयंस बाहर हो जाएंगे, तो उसके कारण इफ्लक्स हो जाएगा, तो अंदर वापस से निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, अंदर की निगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो वापस से रिपोलराइजेशन होने लगेगा. रिपोलराइजेशन वापस से होने जाएगा, तो ये पोटेशियम आयंस के बाहर होने से होता है. तो एक्शन पोटेंशियल दो पार्ट का बना हुआ है. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल एक डिपोलराइजेशन और एक रिपोलराइजेशन. ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल दो पार्ट का बना हुआ है, एक रिपोलराइजेशन और एक डिपोलराइजेशन. शुरू में देखिए स्टिमुलस आया, अगर छोटा मोटा आया तो वो शुरू होकर वापस खत्म हो जाएगा, है ना. तो हल्का फुल्का मैकेनिकली गेटेड जो सोडियम चैनल है वो ओपन होगा, फिर वो बैलेंस आउट हो जाएगा पोटेशियम मैकेनिकली गेटेड चैनल से, तो वो ज़्यादा एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को नहीं पहुंच पाएगा. जैसे ही थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचा तो कुछ यानी कि बहुत ज़्यादा मैकेनिकल चेंजेस हुआ, बहुत ज़्यादा मैकेनिकली वोल्टेज ग्रेडेड चैनल खुल गए, जिसके कारण कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रीच हो गया. तो जैसे ही रीच हो गया, बस बेटा वो सुनने वाला नहीं, वो किसी का नहीं सुनेगा, और या सीधे वो डिपोलराइज हो जाएगा. ये लो
सीधे एकदम -40 +30 और प्लस इतना मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा। फिर पहुंचने के बाद ही शांत होगा, है ना, पहुंचने के बाद ही दम लेगा, है ना। वोल्ट क्यों? क्योंकि वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए हैं भाई। अब उसको +30 मिली वोल्ट कर दिया वोल्टेज गेटेड चैनल को, उसके बाद उस शांत होगा, फिर वो बंद हो जाएगा वोल्टेज गेटेड चैनल। फिर उसके बाद कौन से खुलेगा? पोटेशियम गेटेड वोल्टेज चैनल। पोटेशियम गेटेड वोल्टेज चैनल क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि वोल्टेज में चेंजेस आ रहे हैं। तो वोल्टेज जैसे चेंज हुआ ना, ज़्यादा अगर हल्का ज़्यादा चेंज हो गया तो चेंज हो गया +30 हो गया, तो वापस से पोटेशियम वाले अब खुल जाएंगे। पोटेशियम वाले खुलते ही पोटेशियम आयंस बाहर निकल जाएंगे, है ना। पोटेशियम आयंस साइटोप्लाज्म से बाहर चला जाएंगे। इसमें सोडियम आयंस इन हो गए थे, तो पोटेशियम बाहर चला जाएगा तो रिपोलराइजेशन हो जाएगा। एक्सेस चला गया तो हाइपर पोलराइज हो जाएगा। ये क्या बोलेंगे? हाइपर पोलराइज्ड। इट इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, इतना बार मैंने रिवाइज करा दिया, आपको अब याद हो जाएगा। तो ये रिपोलराइजेशन हो गया। इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव पीरियड है कि इस पीरियड में फिर वो दूसरा स्टिमुलस का नहीं सुनेगा। बोला अरे भाई एक बार में एक ही करूंगा ना, काम पूरा करने दो हमको, है ना। रिपोलराइज होने दो, उसके बाद ही हम फिर वापस से दूसरा स्टिमुलस आएगा तो ऐसा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो एक स्टिमुलस का एक बार में ही काम करेगा, दूसरा अगर वो अपना काम कर रहा है बीच में उसका टांग अड़ा हो गया तो वो वर्क नहीं करेगा। तो वर्क नहीं करने वाले को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, तो वापस से जब वो रेस्टिंग स्टेट पे आ गया तभी वो जाके दूसरा स्टिमुलस को रिसीव करेगा। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन का कारण क्या होता है कि जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल होते हैं ना, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल स्लो टू ओपन होते ही है। क्यों स्लो होते हैं? तभी ना, ये स्लो ओपन होते हैं, ये भी खुलते हैं बट स्लो टू ओपन होता है। इससे पहले क्या हो जाता है? पोटेशियम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जल्दी खुलता है। वोल्टेज गेटेड चैनल आर फास्ट टू ओपन। जब भी वोल्टेज चेंजेस हो रहा है, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम वाला चैनल बहुत फास्ट ओपन होता है। इसीलिए फास्ट ओपन होता है, इसीलिए अंदर सोडियम आयंस आ जाता है। जो भी एक्सॉन के अंदर, जो एक्सोप्लाज्म के अंदर सोडियम आयंस ज्यादा जल्दी आ जाते हैं। और वोल्टेज गेटेड जब पोटेशियम, उसके बाद फिर सोडियम बंद हो जाता है, फिर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो धीरे धीरे खुल रहा था पूरा खुल जाता है। जब खुल जाता है तो इसीलिए फिर पोटेशियम बाहर जाने लगता है। और बहुत बेचारा इतना देर तक खुलता है कि खुला ही रह जाता है, बंद देर से होता है। बंद देर से होने के कारण हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, बंद होने के कारण, देर से बंद होने के कारण। ठीक है, तो याद रखना है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल स्लो इन क्लोजिंग इटसेल्फ, this causes hyperpolarization. So there is more potassium exit from the axonal membrane. ठीक है, अब ये सीक्वेंस जो डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, फिर वापस से रेस्टिंग, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, वापस से रेस्टिंग। ठीक है, तो एक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन मूव करता जाता है एक्सॉन के अराउंड, और इसी वेव ऑफ रिपोलराइजेशन को क्या बोला जाता है? इम्पल्स जनरेट और कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट नर्व जनरेशन एंड कंडक्शन। ठीक है, एक याद रखना है ना, तो शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि, है ना, और विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम जो डिफ्यूज आउट हो जाता है, इट रिस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल टू मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी को वापस ले आता है। ठीक है, एंड फाइबर्स दे बिकम वंस मोर दे विल बी रिस्पॉन्सिव फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। तो फर्दर स्टिमुलेशन के लिए वापस से रेडी हो जाता है क्योंकि वापस से आरएमपी पे आ जाता है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। ओके, चलिए एक देख लेते हैं हम लोग ये वाला डायग्राम। देखिए, जो मैंने शुरू में आपके लिए ये डायग्राम बनाया था, ये अभी वापस से अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे अंदर जो पहले पूरा निगेटिव है, निगेटिविटी है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आया है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे पॉजिटिव चेंज आया। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि सोडियम आयंस अंदर आ गए। सोडियम आयंस अंदर आए, फिर वो मूव करते हुए स्लोली चलते जा रहे हैं। एक्सॉन के अंदर मूवमेंट हो रहा है और वो एक्सॉन टर्मिनल पे रीच हो गया। तो एक्सॉन हिलॉक्स से वो स्टार्ट होगा वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, और फिर वो पहुंच जाएगा एक्सॉन टर्मिनल्स के पास। ठीक है, न्यूरॉन एक्टिविटी का देखिए, रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा बहुत। रेस्टिंग पोटेंशियल जो हम लोगों ने शुरू में देखा था, अब वो अच्छे से आपको समझ आएगा। एक बार रिवीजन कर लीजिए, जो हम लोग जो पढ़े थे उसके बारे में जान लीजिए। जैसे
जो भी रेस्टिंग पोटेंशियल है इसके अंदर, और निगेटिव आयन्स बहुत प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फॉस्फेट आयन्स या अमाइनो एसिड, उसके कारण अंदर बहुत निगेटिविटी प्रेजेंस होता है। निगेटिव अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और सोडियम पोटेशियम पंप के कारण भी एक तरफा व्यवहार होता है, जिसके कारण कि सोडियम बाहर रहते हैं और पोटेशियम अंदर होते हैं। और लीकी चैनल्स सोडियम पोटेशियम के क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कुछ लीकी चैनल्स तो लीक करके जा सकते हैं, है ना। और इन चैनल्स के द्वारा जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, देखिए ब्यूटीफुली दिखा हुआ है क्या है, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। एक बार और वापस से देख लीजिए, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, दीज आर ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के आदान प्रदान होता है, और इसमें से ही वही मैं बोला था, लीकी चैनल्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या की बात करें तो पोटेशियम लीकी चैनल्स आर मोर इन नंबर, और जनरली थोड़े बहुत सोडियम लीकी चैनल होते हैं, बट दे आर जनरली क्लोज्ड एट रेस्टिंग स्टेज। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसीलिए डेवलप हो जाता है, अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कुछ हल्का फुल्का पोटेशियम आयंस बाहर जाके इक्विलिब्रियम वापस से थोड़ा सा बाहर जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत जैसे कि ये देख रहे हैं, ये जो दिखा रहा है वायलेट कलर से, ये पोटेशियम लीकी चैनल्स के द्वारा पोटेशियम आयंस का बाहर जाने को दिखाया जा रहा है। ठीक है, पोटेशियम लीकी चैनल्स बाहर जा रहे हैं, और उसके कारण देखिए एक और डायग्राम में के थ्रू दिखाया जा रहा है कि अंदर जैसे कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया पंप के द्वारा, पंप ने बहुत सारा पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है, तो कुछ कुछ पोटेशियम बाहर चले जा रहे हैं, स्लोली मूव करते हुए पोटेशियम आयंस बाहर चले जा रहे हैं। और फिर बाहर भी कुछ ज़्यादा एक तरफ समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा, तो वापस से रिवर्ट भी हो जाता है। तो ये इसको रेक्टिफायर चैनल भी बोला जाता है, लीकेज को, पोटेशियम लीकेज चैनल को। देखिए ब्यूटीफुल कैसे अंदर आ रहा है, तो फिर फाइनली एक जाके एक स्थिरता बनाएगी, एक इक्विलिब्रियम बनाएगी, और उस इक्विलिब्रियम पे जो मेंटेन होगा, वहाँ पे अगर आप वोल्ट मीटर से नापेंगे तो वहाँ पे -70 मिली वोल्ट उसका वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी को रेस्टिंग मेम्ब्रेन के किनारे में जो नेगेटिविटी रहता है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, अंदर में। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द निगेटिविटी। तो यही बस ये निगेटिविटी जैसे आया, इसी निगेटिविटी में न जो भी स्टिमुलस आया, चेंजेस आया, तो वो एक इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, विच फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिपोलराइजेशन। इन दोनों वेव के बीच में एक सेगमेंट का डिफरेंस रहेगा, तो एक तरह से ऐसे मूव करता हुआ क्या जा रहा है, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, और उसके पीछे पीछे वेव ऑफ रिपोलराइजेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये मूव करता हुआ स्लो, यही सिग्निफाई कर रहा है जो सिग्नल, ये येलो कलर का जो डॉटेड दिख रहा है, तो सिग्नल कैसे जा रहा है एक्सॉन हिलॉक से एक्सॉन टर्मिनल के एंड के तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी मोर अबाउट मोस्टली अबाउट द माइलिनेटेड एक्सॉन में कैसे सल्टेटरी कंडक्शन होता है, देन विल आल्सो स्टडी अबाउट द साइनैप्स पे कैसे ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, बस आज के लेक्चर में एकदम ये चीज याद रखिए, क्या याद रखना है, जो पहले निगेटिविटी अंदर रहता है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, फिर कुछ हल्का फुल्का जो चेंजेस आएगा, मैकेनिकल वोल्टेज गेटेड, पहले मैकेनिकल जो गेटेड चैनल होते हैं वो खुलते हैं, जिसके कारण कि एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच हो जाता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होते ही सोडियम आयंस के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, तो सोडियम आयंस अंदर आया तो डिपोलराइजेशन हो गया, फिर डिपोलराइजेशन के बाद फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन, क्योंकि उस समय फिर वोल्टेज गेटेड का समय हो जाता है पोटेशियम का ओपन होने का, तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण वापस से निगेटिविटी टुवर्ड्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर उज्जवल बायोलॉजी क्लासेस। Thank you so much for watching, and do take care of yourself. Thank you so much. Thank you.